हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पुलिस का फिफ्थ मॉक टेस्ट, जिसका पैटर्न सेम रहेगा लास्ट मॉक टेस्ट की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान निकालना है। तो आपको पता होगा कि डब्ल्यू हमारे पास कितना होता है, एम इंटू जी। ठीक है, अब डब्ल्यू आपके पास दिया है 29.4। ठीक है, मास आपने निकालना है। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता होगा कितनी होती है, वो होती है 9.8। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, तो 98 से 294 तीन बार में कट जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा 3 kg। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आपको पता होगा कि पानी का अधिकतम जो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु में 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो आपको पता होगा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका परमाणु संख्या होती है, अर्थात जेड कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जेड आगे 10, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है NaCl में कौन सा बंध है। तो आपको पता होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से बनता है। ठीक है, जो एक आयनिक बंध है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन को किस वृक्ष की शाख से प्राप्त किया जाता है। तो इसको प्राप्त किया जाता है सिनकोना से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक तैयार किया जाता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है वो आइसोप्रीन से तैयार किया जाता है, जिसका एक अन्य नाम होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है कि सी सी सी। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आपके पास मिथाइल CH3, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड, उसके बाद वैलेंसी पूरी कर दीजिए 1 2। ठीक है, H 1 2 3 4, और इस साइड 2 H, और इस साइड 2H। ठीक है, तो क्या बन गया 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटा डाइईन। ठीक है, अगला प्रश्न है शरीर के तापमान को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली शरीर के तापमान को हम कम करने के लिए एंटीपायरेटिक का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पास एस्प्रिन होगी। ठीक है, एस्प्रिन और पैरासीटामोल आपकी क्या कौन सी दवाइयाँ हो जाती हैं, वो एंटीपायरेटिक होती हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 5% और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 1600 रुपये, और आपको क्या निकालना, उसी दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI × 100 मीन्स 1600 गुना में 100 और बटे में R × T मीन्स 5 × 2। तो 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गया, तो प्रिंसिपल आ गया 16,000। ठीक है, अब प्रिंसिपल आ गया, अब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, आपको पता है फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16,000 का 5% कितना होता है 800। तो पहले साल के लिए हमारे पास ब्याज आ गया 800। अब दूसरे साल के लिए ये 800 तो रहेगा ही। ठीक है, इसमें प्लस हो जाएगा 800 का 5%। तो 800 का 5% होता है 40 रुपये, तो 40 ये प्लस हो गया। प्लस अब तीसरे वर्ष के लिए फिर से 840 तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस 840 का 5%, तो वो होता है 42। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर देंगे 800 800 2400। ठीक है, 2400 प्लस 40 40 2480, 2480 प्लस 42 कितना हो गया 2522। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2522। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं ए और बी का औसत 20 है, बी सी का 19 है, सी और ए का 21 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास 20 × 2 40। ठीक है, इसी तरह बी प्लस सी कितना आ जाएगा 19 × 2 38। और इसी तरह सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी एक ही बात है, आ गया 42। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो फिर आपके पास 2 × A प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 120। ठीक है,
इसका मतलब कि ए प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से 120 कट जाएगा तो 60 बार में, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी आ गया 60। अब आपने क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस कर दीजिए, मीन्स 60 में से आप 38 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 55% और संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, तो उसी संख्या का 75% कितना होगा। तो सिंपल है, आपके पास 30% की वैल्यू दी हुई है, 30% की वैल्यू दी गई है 11.10। अब आपने 75% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, 11.10 डिवाइड में 30 और गुना में 75, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 27.75 आ जाएगा, मीन्स ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 और 10 वर्ष पूर्व 3:1, ठीक है, थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात आपने निकालना है। मान लेते हैं पिता की आयु x है और पुत्र की y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस 10 में 22 प्लस 10 की रेशो कितनी आ जाएगी, फिर 5:3, ठीक है। इसी तरह x माइनस 10/y-10 कितना आ जाएगा, 3:1। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन के आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 3 of x माइनस के 5/, इज इक्वल टू 20, ठीक है। इस तरह सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू -20, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे जब आप, तो इसके लिए आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 3 से कट जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये 60 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे आपके पास y कितना आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। और फर्दर इसको पुट करेंगे इक्वेशन में तो x कितना आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा आपके पास 40, ठीक है। तो x आपके पास 40 आ गया और y आ गया 20। अब रेशो निकालनी है, ठीक है। तो 40 और 20 की रेशो क्या बनेगी, 1:2, ठीक है। तो आपके पास ए राइट आंसर हो जाएगा, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आप मान लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया, ठीक है। तो 15 का कितना हो जाएगा, 1500 रुपया, ठीक है। ये आ गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब आपने 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक वस्तु का, सॉरी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना हो गया, 1500 रुपया, ठीक है। तो एक का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितना आ गया जी, 125, ठीक है। अब क्या था, कॉस्ट प्राइस था आपके पास 100 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125, ठीक है। तो 25 का इंक्रीज हो रहा है, तो 2500 का होता है 25%, मीन्स आपके पास 25% का लाभ हुआ, ठीक है। प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं नाव की आपके पास स्पीड x आ गई और धारा की आ गई y, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम में हमारे पास स्पीड प्लस होती है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के लिए हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस पॉइंट टाइम, मीन्स 8/1 मतलब 8 आ गया। इसी तरह धारा के विपरीत x माइनस वाई कितना आ गया, 2/1 मतलब कि 2 आ गया। अब धारा का वेग निकालना है, तो सिंपली आप इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो एक्स एक्स कट जाएगा और 2y कितना आ जाएगा आपके पास, 2y आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए आपके पास एक आयत है, इसकी लंबाई है 18 और चौड़ाई है 14, ठीक है। अब आप एक ऐसा वृत्त इसके अंदर बना सकते हैं कि जिसका रेडियस मैक्सिमम 7 रख सकते हैं, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा रखेंगे तो जो आपका वृत्त है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। मीन्स आपके पास रेडियस कितना आ गया, 7। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr², मीन्स 22/7 गुना 7 का स्क्वायर। तो 7 से स्क्वायर कट गया तो 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के क्वेश्चंस।
फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपली पाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सिंपली जो आपका सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है वो आपका उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो आपको पता होगा कि ये लास्ट मैच जो हुआ था भारत का वो पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें आपका बहुत रोमांचक मैच हुआ था। वो 2-2 की बराबरी के साथ रहा था। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जाकर भारत ने पाकिस्तान को हराया था और कांस्य पदक पर हक प्राप्त मतलब कब्जा प्राप्त किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कितना जीबी 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि 1 पेटाबाइट आपके पास कितना होता है, इक्वल टू 10 × 24 × टेराबाइट। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो टेराबाइट होता है वो इतना ही आपके पास जीबी के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, 10 × 24 × 10 × 24। नेक्स्ट है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दौलताबाद से सॉरी दिल्ली से दौलताबाद से स्थानांतरित की। ठीक है, तो बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का अधिकार सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसे चेंज करके वायसराय का कर दिया गया था। तो उस वक्त जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी हुई थी 1906 में ढाका में। ठीक है, अगला है असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए फेमस है। तो असम की बराक घाटी चाय की खेती के लिए फेमस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो आपका अलमट्टी बांध है वो आपका कर्नाटक में है और कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सुल्तान अजलन शाह का पापा होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल है। ठीक है, जो मलेशिया में होता है। तो हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये संगाई त्योहार आपका नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। तो जो आपका 280 अनुच्छेद है वो आपका वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे आपके एस चक्रवर्ती। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुकोड़ी जोत कहाँ पर है। तो आपकी मुकोड़ी जोत कांगड़ा में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कुंजू चंचलो कहाँ की सुप्रसिद्ध गाथा है। तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी फेमस लव स्टोरी है चंबा की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चंबा का कौन सा राजा राजा सम्राट अकबर का समकालीन था। तो आपके जो प्रताप सिंह थे वो अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए अनुक्रम में अगला पद आपने ज्ञात करना है। तो आपने बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको एक रिलेशन फाइंड करना होगा इनके बीच। जैसे डी के बाद ई आ रहा है तो +1 हो रहा है, ई के बाद +1 एफ, एफ के बाद +1 जी। ठीक है, इसी तरह जी के बाद क्या आएगा एच। ठीक है, इसी तरह जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन। इस तरह आर के बाद क्या आएगा एस। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो वह अपने घर से कितना दूर है। तो देख लीजिए सबसे पहले वो 10 किलोमीटर चला पूर्व। ठीक है, मान लीजिए 10 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर चला वो 5। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा और फिर चला 10। ठीक है, तो वो अपने घर से कितना दूर हो गया। ठीक, कितना दूर हुआ वो 5 किलोमीटर दूर हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू अपर प्लस लोअर -1। ठीक है, टोटल दिया है 72 और अपर आपने निकालना है, लोअर आपके पास है 42। 42 -1 करेंगे 41, 41 अब 72 के साथ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो ऑप्शन बी आपके पास
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, तो साथ साथ बना लेते हैं। ई का पुत्र आ गया आपके पास ए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्या है कि बी का पुत्र डी है, तो बी का पुत्र आ गया डी, इस पर भी पॉजिटिव आ गया। आगे दिया है कि ए का विवाह एफ से हुआ, तो ए का विवाह एफ से हो गया, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और वो दिया है कि बी की पुत्री एफ है, मीन्स बी एफ का पिता कौन हो गया, बी, ठीक है। तो एफ और डी भाई हुए, बहन हुए, ठीक है, भाई बहन हो गए एफ और डी। अब बताना है कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए का साला हुआ, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंकज विनोद से लंबा है, विनोद प्रमोद से छोटा है, उषा प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है, प्रमोद पंकज से छोटा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले आपके पास पंकज आ गया, पंकज, ठीक है, पंकज विनोद से लंबा है, प्रमोद पंकज से छोटा है, उसके बाद आ गया प्रमोद, उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा विनोद, ठीक है। उषा प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है, मतलब कि उषा आ गई, फिर आ गई आपके पास प्रियंका। अब पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सिंपली सबसे लंबा कौन आया आपके पास, सबसे लंबा आ गया पंकज, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सिंपली सबसे पहले आप इनमें डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। 121 माइनस 81 कितना होगा, हो जाएगा आपके पास 40। 81 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। 49 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या क्या गैप आ रहा है, 40 से 32 में 8 का गैप, 32 से 24 में 8 का गैप, 24 से 16 में 8 का गैप, मतलब कि आगे भी आपके पास कितना 8 का गैप आएगा, मतलब कि आपने 9 में से 8 माइनस कर देने हैं, तो आपके पास 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनना आपने, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए एफ आपका कौन से स्थान पर आता है 6 पर, और जेड आता है 26 में, मीन्स 6 और 26, के आता है 11 पर, और ओ आता है 15 पर, इसमें 4 का गैप है। इस तरह आर आपका आता है 18, और वी आता है आपके पास 22 पे, इसमें भी 4 का गैप है। सी 3 पे, जी 7 पे, इसमें भी 4 का, मीन्स आपके तीनों में 4 4 का गैप आ रहा है, लेकिन इसमें कितने का 20 का गैप आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष में मई महीने का पहला दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो सिंपल है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो 30 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा, सिंपली आपने +2 कर देना है। बुधवार के बाद आता है वीरवार, फिर शुक्रवार, मीन्स शुक्रवार आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, ठीक है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हैं तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो चलिए मान लेते हैं पार्टी में आप 2 बंदे हैं, ठीक है। अगर आप 2 बंदे हैं तो हैंडशेक कितना होगा, एक हैंडशेक होगा। मान लीजिए आप 3 बंदे हो गए तो कितने हैंडशेक हो जाएंगे, 3 हैंडशेक हो जाएंगे, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और पहला तीसरे से, ठीक है, 3। इस तरह अगर 4 बंदे हुए पार्टी में तो कितने हैंडशेक हो जाएंगे, 3 + 2 + 1, मतलब 6 हैंडशेक हो गए। इस तरह अगर 5 बंदे हो गए पार्टी में तो कितने हैंडशेक हो जाएंगे, 4 + 3 + 2 + 1, 10 हैंडशेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक पैटर्न बनता जाएगा। 6 बंदे हुए तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मतलब कि 15 हैंडशेक, ठीक है। जैसे 6 बंदे हुए तो सिंपली पिछले पैटर्न में हमने +5 कर दिया। इस तरह अगर 7 बंदे हुए तब 15 में हम 6 जोड़ देंगे तो 21 हैंडशेक हो जाएंगे। अगर 8 बंदे हुए तो 21 + 7 28 हैंडशेक हो गए। इस तरह 9 बंदे हुए तो 28 + 8 36 हैंडशेक, 10 के लिए 45, और 11 के लिए 55, ठीक है। इस तरह 12 के लिए 55 + 11 66। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितने हैंडशेक हुए, 66, तो कितने बंदे होंगे 12, तो 12 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार नैरोबी का संबंध कीनिया से है उसी प्रकार ओटावा का संबंध किससे होगा। तो आपको पता होगा नैरोबी जो है वो कीनिया की कैपिटल है, तो इसी प्रकार ओटावा किसकी कैपिटल होगी। आपके पास ऑप्शन है ए स्पेन, बी क्यूबा, सी इटली, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओटावा किसकी कैपिटल है, कनाडा की, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक आपके पास जानकारी दी गई है, ठीक है। इस जानकारी को ध्यान से आपने पढ़ना है, और इस जानकारी के आधार पर आपके पास एक पैटर्न बनेगा, जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। क्या दिए गए 8 मित्र दिए गए हैं जो वृत्त के इर्द गिर्द बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं इसमें, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका आपका पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न
11th क्वेश्चन क्या है कि एस के विपरीत कौन बैठा है? तो एस के विपरीत वी बैठा है, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो आर के बाईं और दूसरे स्थान पर पी है, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि यू और टी परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं तो टी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो टी के बाईं ओर क्यू है, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्यू के दाईं ओर कौन बैठा है? तो क्यू के दाईं ओर बैठा है आपका यू, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, आर के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या है? तो आर के संदर्भ में जो डब्ल्यू है वो दाएं को दूसरा है, तो दाएं ओर से दूसरा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, तो आपको पता होगा इसमें बोर्ड मास लगता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, तो 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो टू टू बच गया, मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2, तो कितना आ जाएगा? 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 2, 2 बच गया, ठीक है। इस तरह 13 टू ज़ा 26, 2 आ गया, मल्टीप्लाई में 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, माइनस 42, ठीक है। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस 42, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 आपके पास बच जाएगा, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोब्स एंड फिशेस? जो आपका एक इडियम है, तो आपने बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मटेरियल बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग क्या होता है? इन ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग होता है इन राइटिंग, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्यूगिटिव। जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो बताना कि फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन हु रन अवे फ्रॉम ए जस्टिस, वन हु रन अवे फ्रॉम द जस्टिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 4 to 5 आपके पास सिनोनिम दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि स्कोरन, स्कोरन का सिनोनिम क्या होता है? तो स्कोरन मीन्स होता है घृणा करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डिस्पाइस। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, ऑनस। ऑनस का मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपली मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 to 7 आपके पास एंटोनिम्स हैं, तो सिक्स्थ है सेनिली। तो बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो सेनिली मतलब होता है एक तरह से जर्जीर पूर्ण, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मेंटली अलर्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। तो इसका उल्टा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा चैलेंज, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9 और 10 आपके पास पैसेज में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो अपने पैसेज को रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। जैसे एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ के ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं वायलेंस, टैबूस, वेनेजेंस या एनर्जी, ठीक है। तो द दैश क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया, ठीक है। तो एट्थ में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनर्जी, ठीक है। इसी तरह नाइन्थ में क्या आएगा? नाइन्थ क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा इसमें आपके पास आ जाएगा रिलाइज, ठीक है। जब आप पैसे रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें रिलाइज ही अच्छे तरीके से फिट बैठ रहा है। अगला क्या है? अगला है टेंथ। टेंथ में आपने बताना क्या आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉन्डेज, ठीक है। दैट, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? द एनआरएची क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप इंडिया इन बॉन्डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है द कैपिटल ऑफ जेमन इज सिचुएटेड। आपने बताना है कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास दिए गए हैं, आपने बताना है इसमें एरर कौन से पार्ट में है। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्या होना चाहिए था? द कैपिटल ऑफ जेमन इज सिचुएटेड 2190 मीटर ऑफ द सी लेवल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी आपका एरर का है, आपने बताना है कि इन चारों में से एरर किसमें है, ठीक है। ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड, यहाँ मी नहीं आना था, यहाँ आई आना था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो आपने बताना है कि इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन से हैं एडवर्टाइजमेंट के। तो बेसिकली ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बताने हैं कि बिजनेसमैन के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं, तो इसमें भी आपके पास ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास दिया है, एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, उसके आपके पास पी के आर एस चार वो दिए गए हैं, आपने इनको रीअरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या बनेगा इसका। तो जैसे आपके पास पी के आर एस चार दिए गए हैं, आपने इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, तो जब आप इसको रीड करेंगे तो आपके पास क्या पैटर्न मिलेगा, क्यू, सबसे पहले क्यू, फिर पी, फिर आर और फिर एस। ठीक है, तो क्यू पी आर एस, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जम्स। ठीक है, टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जम्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्टरलाइज, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कोई त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी भी कर सकते हैं आप। तो बेसिकली भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, ऐसा होना चाहिए था। अगला प्रश्न क्या है कि ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो उसमें से बताना है कि आपकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी आपकी ऑप्शन ए हो जाएगी सन्यासी, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो आपका कपीश जो बनता है कपी प्लस ईश ये बनता है, तो उसमें वृद्धि सॉरी दीर्घ संधि का प्रयोग हो रहा है, तो ऑप्शन डी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युपन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सिंपली ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है मृग नयनी में कौन सा समास है, तो मृग नयनी का समास विग्रह हुआ मृग है जिसके नयन, तो इसमें कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आग किस प्रकार का शब्द है, मतलब कि जो आग है वो आपका इन चारों में से किस प्रकार का शब्द है, तो बेसिकली आग आपका संस्कृत भाषा अग्नि से आया है, अग्नि से आपके पास आग बना है, तो ये आपका कौन सा शब्द हुआ तद्भव, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यामिनी आपका रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूजने में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें अनिय प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग कौन सा है, तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धनिया एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, तो बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए हम विवेचन का यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो अपादान कारक का अर्थ होता है जुदाई के लिए, तो से आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है चिकना घड़ा होना, इसका अर्थ क्या है, ये आपका मुहावरा है, चिकना घड़ा होना अर्थ होता है कि निर्लज होना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन से वाक्य में आपके पास अशुद्धि है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपली ए इज द राइट आंसर। यहाँ आना था शीर्षक का चयन। ठीक है, शीर्षक को नहीं आना था, जहाँ पर शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। अगला क्या है, अगला है कि आंख का अंधा नाम नैन सुख, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, आंख का अंधा नाम नैन सुख, तो सिंपली इसका मतलब होता है गुण के विपरीत नाम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।